तो इस तरीके के औषधि के पेड़ भी मैं लोगों को बांटता हूँ। अच्छा रावत जी, बड़ा दिलचस्प सवाल मेरे मन में आया। आप सारे औषधियों के बारे में बात कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, तो आपके चेहरे की चमक का राज वो उसी औषधि से तो नहीं जुड़ता है? चेहरे की चमक तो खैर नेचुरल है जो कुछ है, और सुबह थोड़ा प्राणायाम वगैरह भी करता हूँ, हो सकता वो हो, चूँकि वैसे तो मैं बाहर से बहुत अच्छा चमक दिख रही होगी, लेकिन मैं हार्ट का पेशेंट भी हूँ, मेरी ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई है। अच्छा, नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको एक ऐसे सीनियर सिटीजन से मुलाकात करा रहे हैं जिनकी ऊर्जा असीमित है और उनका काम करने का तरीका कुछ अलग हटके है। सोसाइटी के लिए वो कुछ निराला काम कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं रविंद्र कुमार रावत जी से। नमस्कार रावत जी। नमस्कार रावत जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप सीनियर सिटीजन हैं, तो आप हमें हमारे दर्शकों को परिचय दीजिए ताकि वो आपसे कनेक्ट हो पाए दर्शक। मैं सेवानिवृत्त के बाद रेलवे से सीनियर सिटीजन के रूप में हमारा एक संगठन है, वरिष्ठ नागरिक एवं पेंशनर्स कल्याण समिति उत्तर प्रदेश, उसका मैं प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व मेरे पास है। जी, मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय बुनियादी रूप से शुरुआती दौर से बताएं। कहाँ आप पढ़े, कहाँ आपकी शिक्षा हुई, वहाँ से शुरू करें। मेरा जन्म ललितपुर में हुआ है और उसके बाद मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई झांसी में हुई है। मेरा कार्य क्षेत्र झांसी रहा है। कहाँ तक आपने शिक्षा प्राप्त की? मैंने इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है और उसके बाद बीए भी किया है, एमए भी किया है। एमए कैसे किया आपने? एमए मैंने इकोनॉमिक्स से किया है। अच्छा, फिर उसके बाद आप जीविकोपार्जन के लिए रेलवे में कैसे आए? बस रेलवे में वैकेंसी निकली और उस समय आरआरबी चर्चगेट से वैकेंसी थी सिग्नल इंस्पेक्टर की, उसमें अप्लाई किया तो और भी मैं था, लेकिन सिग्नल इंस्पेक्टर में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो उसके बाद एज ए सिग्नल इंस्पेक्टर ग्रेड 3 बड़ोदरा पोस्टिंग का भी बड़ोदरा गुजरात। अच्छा, वेस्टर्न रेलवे के लिए था। फिर आप झांसी कैसे आए? मैं फिर ट्रांसफ़र लेके झांसी आया और पहले मथुरा आरी में आया रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में। तो उसमें तो किसी भी रेलवे का आदमी आ सकता है, तो इसी क्षेत्र में काम किया मथुरा से लेके इटारसी तक। तो उसके फिर आप अंततः रेलवे में कब रिटायर हुए, किस पद से रिटायर हुए? मैं 2020 दिसंबर में रिटायर हुआ एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिग्नल से रिटायर हुआ। जी रावत जी, आप अपने परिवार का भी छोटा सा परिचय दीजिए। कौन कौन है आपके परिवार में? जी, मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों की शादी हो गई है। बच्चों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। बेटा क्या करता है? मेरी बेटी बड़ी है जी, उसकी शादी होके करीब 8-10 साल हो गए जी, और वो मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में वो एज ए मैनेजर के पद पर कार्यरत है। जी। और बेटा मेरा एमटेक आईटी किया हुआ है इंदौर से, देवी अहिल्याबाई से। जी। उसके बाद आईटी सेक्टर के बाद उसने टूरिज्म सेक्टर चुना जी। और अपनी खुद की कंपनी ड्रीम डेस्टिनेशन हॉलीडे का काम शुरू किया है। इसमें क्या होता है? ये अपनी कंपनी यहीं झांसी में ही एस्टेब्लिश है जी। और सब है, उसमें जीएसटी नंबर वगैरह सब कुछ है। तो इसमें लोगों को किस तरह का लाभ वो पहुंचाते हैं? टूर वगैरह करने? जी, मैं टूर बुंदेलखंड में टूरिज्म को प्रमोट करा रहा हूँ। उसमें बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी, ललितपुर, पन्ना, खजुराहो, इस क्षेत्र में जो भी बाहर से लोग पूना में या बेंगलोर में या मुंबई के लोग हैं वो यहाँ आते हैं, तो उनको यहाँ अपना दतिया पीताम्बरा माई का एक विजिट कराता हूँ। अपना ओरछा सहभागिता रहती है। जी, मैं भी सभागत रहती है, मेरा बेटा भी रहता है। जी, आप मुझे अब ये बताइए कि आपके जो सोशल कार्य हैं, जो सोशल लिविंग से आप जुड़े हुए हैं, वो कौन कौन से हैं? किस पे आप पदाधिकारी हैं? क्योंकि आपके साथ बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, आप संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। मैं
चूंकि रेलवे में रहा तो मजदूर क्षेत्र में काम किया। तो उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ मेरा एक संगठन है, भारतीय मजदूर संघ से संलग्न है। उसका मैं झांसी का मंडल मंत्री रहा और उसके बाद जोन का सहायक महामंत्री के पद का दायित्व निभाया है। तो उसमें झांसी, आगरा और प्रयागराज तीनों मंडल आते हैं। उसके बाद सेवानिवृत्त 2020 दिसंबर में हुआ जी। उसके बाद सेवानिवृत्त के बाद मैं भी लगातार मजदूर क्षेत्र में काम करता रहा और सेवा काल में भी करता रहा। मजदूरों की समस्याओं का निदान किया, उनको जितनी हो सकती थी मदद पहुंचाई जी। और भारतीय मजदूर संघ में जिला संगठन का संरक्षक का दायित्व भी मेरे पास है। रावत जी, आपका रेलवे में जिस पद पे आप रहे हैं वो बड़ी व्यस्तता वाली और बड़ी कठिनाई वाली पोस्ट रही है, सिग्नल से जुड़ा हुआ है। ये सब आप जो काम बता रहे हैं यूनियन से रिलेटेड, ये कार्य करने के लिए आपको समय कैसे मिलता था? ये तो काम करने के लिए समय की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। काम करते करते ऑन ड्यूटी पे ही काम करते करते समय निकाल लेते थे। तो रेलवे में अवरोध नहीं होता था? रेलवे का वही काम चलता था और अपना मजदूरों के हित की बात भी चलती थी और काम तो उन्हीं मजदूरों के साथ बीच में ही करते थे। उनसे काम भी लेते थे और बात भी करते थे, उनके अच्छे बुरे के वेलफेयर के लिए काम करते थे। रावत जी, आपके अपने व्यक्तिगत क्या शौक हैं जो किसी को पता नहीं? व्यक्तिगत शौक तो मेरे बहुत से रहे हैं। साहित्य के क्षेत्र में भी बचपन में जब पढ़ता था उस समय रहा, लेकिन रेलवे में आने के बाद चूंकि सिग्नलिंग एक व्यस्त विभाग है जिसमें जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा रहती हैं, रात में आना जाना, तो वो दब गया, वो भर नहीं पाया। मुझे याद है कि जब मैंने खुद अविशार का एक पत्रिका निकाली थी तो उसमें आपकी कुछ मुक्तक हमने भी प्रकाशित किए थे। हम चाहेंगे अगर आपको कुछ पुरानी रचनाओं की कुछ पंक्तियाँ याद हो तो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। और आपने बात दिलाई दी है तो मैंने एक टेक्निकल कविता लिखी थी जो विज्ञान प्रगति में प्रकाशित हुई थी जी। उस समय मुझे याद है शायद 40 या 50 रुपये परिश्रम भी मिला था जी। और उसमें फर्स्ट और थर्ड एंगल, इंजीनियरिंग में ड्राइंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जी। इसमें जो भी ड्राइंग बनती है वो फर्स्ट और थर्ड एंगल में बनती है जी। और मेरी कविता को जो याद कर लेगा उसको फर्स्ट और थर्ड एंगल में क्या आता है, प्लान कहाँ आता है, एलिवेशन कहाँ आता है, साइड व्यू कहाँ आता है, ये उसको कविता याद करने से पूरा दिशाज्ञान मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैंने एक हास्य कविता भी लिखी थी। मैं चाहूँगा कि दोनों को शेयर कीजिए अगर आपको कुछ पंक्तियाँ याद हो तो। वो टेक्निकल वाली फर्स्ट और थर्ड एंगल वाली तो याद नहीं है थोड़ा, लेकिन मैं हास्य कविता एक लिखी थी जिसमें लिखा था मैंने, ठर्रे की बोतल में धुत शराबी नाली में पड़ा हुआ है इस तरह, अंतर्दहन इंजन के सिलेंडर के वाटर कूलिंग की तरह। कभी अब आज जब आप रिटायर हो गए, अपने लिए व्यक्तिगत जीवन जी रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपकी साहित्यिक उबाल आता है कभी मन में कुछ लिखने का? हाँ, आता था, तो काफी कम हो गया क्योंकि क्षेत्र थोड़ा सा बदल गया, मजदूरों के क्षेत्र में चला गया। लेकिन काम करने का अभी भी कोई भी चॉइस कम नहीं है, बढ़ती रहती है। अभी जैसे वर्तमान में मुझे भारतीय मजदूर संघ की तरफ से नॉमिनेट कराया गया रेल मंत्री जी द्वारा। उसमें मुझे DRUCC जो यात्री उपभोक्ता सलाहकार समिति है उसका सदस्य मुझे नॉमिनेट किया था भारतीय मजदूर संघ के रिकमेंडेशन से जी। तो मैं उसमें काम कर रहा हूँ। उसमें क्या आपको करना होता है? उसमें अभी मैंने 1 जुलाई में DRM साहब के साथ मीटिंग की थी। उसमें सभी जितने DRUCC मेंबर हैं करीब 20 के आसपास, सभी के साथ में अपनी अपनी समस्याएं रखी थी। तो उसमें मैंने भी यात्रियों से संबंधित समस्याएं रखी थी और अभी भी रखता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ। तो निवारण तत्काल होता है? तत्काल तो खैर नहीं होता है, उसमें समय लगता है। और अभी कल ही परसों मैंने रोड अंडर ब्रिज में जो पानी बह जाता है बरसात का जी। उसमें गड्ढे आ जाते हैं, लोग गिर रहे हैं, गंदे हो रहे हैं, फंस रहे हैं, असुविधा हो रही है। तो 2 व्हीलर वाले नहीं निकल पा रहे हैं, 4 व्हीलर वाले नहीं निकल पा रहे हैं जी।
तो उनकी समस्याओं को लेके मैंने एक पत्र दिया था जी। उसका प्रकाशित भी हुआ अमर उजाला और दैनिक जागरण में जी। तो इस तरीके की समस्याएं जो यात्रियों से संबंधित है वो मैं बराबर उठाता रहता हूँ जी। इसके अलावा और भी आपने बताया साहित्यिक तो आपका शौक था ही, और भी कुछ ऐसी शौक है खेल से या कुछ और टूरिज्म वगैरह कुछ अलग हटके करने का? हाँ, टूरिज्म का तो मेरा चूंकि बेटा है तो उसके थोड़ा सा असिस्ट करते रहते हैं। तो या ये भी कह लें कि आप रेलवे में रहे हैं तो आपको जाने आने की सुविधा मुफ्त मिलती रही है? हाँ, ये तो खैर है ही, क्योंकि मैंने बहुत जगह भ्रमण किया है। बेटे ने कंपनी तो बाद में बनाई? हाँ, बेटे ने तो बाद में बनाई, उसके पहले ही मैं घूमने फिरने का मुझे हमेशा शौक रहा है। और ऐतिहासिक जानकारियां इकट्ठा करने का बड़ा शौक रहा है, क्योंकि रामेश्वरम तो जोड़ी से जाते घूमने? हाँ, पति पत्नी के साथ में ही जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ। रामेश्वरम गया, उसके पहले चेन्नई के पास जहाँ वो राष्ट्रपति जिनपिंग आए थे, वहाँ भी गया था। कौन सी जगह उसका नाम याद? तिरुपति? नहीं। चलिए, और कहाँ सबसे ज्यादा अच्छा आपको कहाँ लगा? अभी मैं दिसंबर में गया था, ये अपना उड़ीसा, पुरी, जगन्नाथपुरी, अपना कोणार्क मंदिर, चिल्का झील, ये सब घूम के आया। और उसके 6 साल पहले जब मैं सर्विस में था तब मैं कश्मीर गया था। 10 दिन का टूर था। रेलवे भी देती 10 दिन की छुट्टियां और कुछ और। हाँ, आजकल एक नई स्कीम आई है। वो जो 10 दिन की जो छुट्टियां देती थी, उसी छुट्टी में लीव इनकेसमेंट लेके वो कश्मीर में बडगाम में रहा हूँ मैं। अच्छा। जहाँ मोस्ट टेररिस्ट एरिया था, आए दिन वहाँ पत्थरबाजी होती थी। वहीं मैं एक कश्मीरी परिवार के यहाँ रुका हूँ और रुक के पूरा कश्मीर घूमा है बहुत अच्छे से। आपको पूरे भारत में आप ज्यादा जहाँ तक आप घूमे हैं, सबसे ज्यादा कौन सी जगह अच्छी लगी और वो यादगार बन गई आपके लिए? अभी तक तो मैं कई जगह गया हूँ, जैसे दार्जिलिंग भी गया, गैंगटॉक भी गया, तो सबका मजा अलग अलग है। लेकिन कश्मीर जितनी खूबसूरती मैंने कहीं नहीं देखी है। चूंकि वहाँ एक खीर भवानी का मंदिर है, वो चूंकि मेरी बेटी कश्मीरी ब्राह्मण में उसका संबंध हुआ है, तो उसके मेरे नाती का मुंडन वहीं था। खीर भवानी का मंदिर तो मैं समझता हूँ कि कश्मीरी पंडितों की वो कुल देवी है, तो बहुत खूबसूरत जगह है। और कश्मीर में तो अपना ज्येष्ठा माता का मंदिर है, ये पार्वती टेम्पल, शंकराचार्य हिल है, डल झील है, और भी दूध पथरी है, और आपका करगिल है। और कुल मिला के आप कश्मीर में काफी दिन घुमा है। अच्छा, अभी वापस आपकी सोशल वर्क पे आता हूँ। आपकी अब नई क्या योजनाएं हैं? क्या आप नया करोगी जो लोगों को लुभाएगा आपके काम करने का अंदाज? जी, अभी भी मैं जैसे 2020 में रिटायर हुआ, 5 साल हो गया रिटायर हुए, तो हर बरसात के टाइम पर मैं पौधे वितरित करता हूँ। छोटे छोटे पौधे लोगों को निःशुल्क बांटता हूँ, व्हाट्सएप में लिख के लोगों को भेजता हूँ। और औषधि वाले पौधे बांटते हैं? ये अपना जैसे हर श्रृंगार है, हर श्रृंगार के पौधे मेरे पास उपलब्ध हो जाते हैं, बस वो देता हूँ। औषधि वाले पेड़ भी देता हूँ, उसमें तुलसी का पेड़ है, अपना एलोवेरा है, और अपना गिलोय है। तो इस तरीके के औषधि के पेड़ भी मैं लोगों को बांटता हूँ। अच्छा रावत जी, बड़ा दिलचस्प सवाल मेरे मन में आया। आप सारे औषधियों के बारे में बात कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, तो आपके चेहरे की चमक का राज वो उसी औषधि से तो नहीं जुड़ता है? चेहरे की चमक तो खैर नेचुरल है जो कुछ है, और सुबह थोड़ा प्राणायाम वगैरह भी करता हूँ, हो सकता वो हो। चूँकि वैसे तो मैं बाहर से बहुत अच्छा चमक दिख रही होगी, लेकिन मैं हार्ट का पेशेंट भी हूँ, मेरी ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई है। अच्छा। मतलब 50 साल की उम्र में था मैं जब, तब हुई थी, तो आज 15 साल हो गए हैं। अभी भी फिट हूँ, चलता फिरता हूँ, और लोगों के बीच में बैठता हूँ। कोई भी राष्ट्रीय हित में कोई भी काम हो, उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। और पिछले दिनों हमने फेसबुक को देख रहे थे आपकी,
उसमें आप स्वयं सेवक संघ से संबंधित ड्रेस में भी अवेलेबल थे जी। वो क्या था? हाँ, वो पथ संचलन था। चूंकि विजयादशमी के पर्व पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संगठन उनका स्थापना हुई थी, तो उसके 100 साल पूरे हुए हैं अभी। तो उसके 100 साल के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पथ संचलन का एक कार्यक्रम था। उसमें मैं काली टोपी और खाकी पैंट, फुल पैंट और शर्ट पहन के मैं और मेरा बेटा दोनों लोग पथ संचलन में शामिल हुए। क्योंकि मैं संघ परिवार की मेरी पृष्ठभूमि है, मेरे पिताजी भी संघ से के स्वयंसेवक रहे हैं और वो भी रेलवे की यूनियनों में पदाधिकारी रहे हैं। क्या शुभ नाम था उनका? श्री शोभाराम रावत नाम। वो भी रेलवे में थे? जी, वो रेलवे में ही थे। DRM ऑफिस में चीफ OS के पद से सेवानिवृत्त हुए थे और अभी कोरोना काल में उनका देहांत हुआ था। अच्छा, आपकी जिंदगी की और भी कोई ऐसी घटना जो आपकी जिंदगी को टर्निंग पॉइंट के रूप में लिया जा सकता है, कुछ रही हो तो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब वैसे देखा जाए तो नौकरी हमारी बहुत बड़ा चैलेंज था। सिग्नलिंग डिपार्टमेंट कोई आसान काम नहीं है। जैसे समझिए आप फौज का जवान तैनात रहता है, ऐसे ही सिग्नल विभाग की धार पे तैनात रहता है कि वहाँ तो बॉर्डर पर तो एक बार आदेश मिलने में टाइम लगता है कि यार कब आदेश आने वाला है। हो सकता पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाए, किसी युद्ध हो जाए तो थोड़ा सा प्री वार्न हो जाते हैं। लेकिन सिग्नलिंग में तो कभी भी पता लगा कि उस स्टेशन का सिग्नल फेल है, वहाँ जाना है तो जाना है, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, कहीं कोई भी स्थिति हो। तो इस नौकरी में आपने जो भी वर्ष गुजारे, लगभग 40 वर्ष के आसपास आपने गुजारे। हाँ, 37 वर्ष। 37 साल। तो 37 साल में आपको कभी पछतावा हुआ कि हम गलत विभाग में आ गए? अब जिस माटी में पड़ा वाला हूँ उसको मैं बुरा तो नहीं कह सकता हूँ, और उसको तो हाँ कठिनाइयाँ जरूर हैं, ये बात सही है। और इतनी कठिनाइयाँ और सरकारी सेवाओं में नहीं मिलेंगी जितनी है, क्योंकि बहुत से लोग तो छोड़ के बीच में चले जाते हैं, क्योंकि बहुत टफ जॉब है, कठिन कार्य है। अब एक बार मैं आपको बताऊं, अपना किस्सा बताऊं। मैं आगा सौद स्टेशन गया हुआ था और नॉर्मल रूटीन में सुबह निकला, शाम को वापस आया, घर आया ललितपुर। उसके बाद मैसेज मिला कि मुहासा में ब्लॉक फेल चल रहा है, ब्लॉक प्रूविंग एक्सेल काउंटर BPSC नए लगे थे उस समय, वो फेल हो गया, उसके लिए जाना है। तो उसमें पूरा रात उलझ गया। मतलब रात में 10 बजे के आसपास फिर पुटराइट किया। हमारे साथ में और भी हमारे तकनीकी सहयोगी थे। तो उसके बाद हम लोगों को कोई ट्रेन नहीं दी गई और पूरी ठंड में और जंगल में सिकुड़ता रहा और परेशान होता रहा। आखिरकार सुबह अपने घर पहुँचे। पूरी रात पूरी ठंड में बिताई और ये गुस्से में लग रहा था कि अब मैं कल जाके इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन एक दिन बाद फिर नॉर्मल हो गया और फिर वही अगले दिन की दिनचर्या फिर शुरू हो गई। तो इस तरीके से समय गुजर गई। रावत जी, आप अब चूंकि सीनियर सिटीजन हैं, बहुत सारे दायित्व को संभाल रहे हैं, इस दायित्व को संभालने की ऊर्जा कहाँ से लाते हैं? बहुत सारे दिन से आप जुड़े हुए हैं और बहुत सारे एक्टिव पोस्ट पे काम भी कर रहे हैं, कौन सा पदार्थ खाते हैं? ऊर्जा तो ईश्वर देता है। मैं मतलब जब तक हाथ पैर चल रहे, मैं तो ये समझता हूँ कि जितना चलते फिरते रहेंगे ऊर्जा अपने आप बनती रहेगी। जैसे डायनामो होता है ना, डायनामो, उसको चलता रहेगा तो वो जनरेशन देगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो अगर चलेंगे नहीं तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? जंग लग जाएगी। तो चलते फिरते रहेंगे, जंग नहीं लगेगी, तो जब गाड़ी चलती रही तो। हालांकि रेलवे वालों की विचारधारा ये रहती है कि रिटायरमेंट के बाद आराम करेंगे। आपने इस विचारधारा को क्यों नहीं अडॉप्ट किया? आप तो बहुत एक्टिव हैं। नहीं, मुझे घर में रह के अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि फील्ड जॉब में रहा, दिन भर घूमता था और मजदूर संगठन से जुड़ा रहा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ा रहा। तो घर में बैठने की आदत नहीं है। मैं जैसे कोई भी चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो,
विधानसभा का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, तो उसमें मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करता हूँ। और जो वृद्ध लोग हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं, असहाय हैं, उन लोगों को बिठा के अपनी गाड़ी पे बिठा के वोट डलवाता हूँ कि किसी तरीके से इनका वोट चूकना नहीं चाहिए। तो राष्ट्र हित में मतदान के लिए भी मैं लोगों को प्रेरित करता हूँ। दिव्यांग लोगों के बीच में भी मैं काम करता हूँ, व्हील चेयर उपलब्ध कराता हूँ मतदान केंद्र पर। तो पिछली बार मैंने 2 मतदान केंद्र पर 2 व्हील चेयर उपलब्ध कराई और उनको अपनी एक्टिवा पे बिठा के ले गया, उनका वोट डलवाया और प्रायोरिटी बेस पर वोट डलवा के उनको घर छोड़ के आया, घर से लेके गया, घर छोड़ के आया। तो ये मुझे कुछ कहना चाहिए हॉबी है या जो भी कुछ नहीं, मजा आता है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो कई लोग मेरा इंतजार करते हैं कि अरे वो आ रहे होंगे हमारा वोट डलवाना है तो वो मुझे ले ही जाएंगे। तो जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। रावत जी, बंजारा बिल्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम सीनियर सिटीजन को भी इसमें समाहित करते हैं, आज जैसे ऊर्जावान लोगों को भी ढूंढ के लाते हैं। अब हमारे दर्शकों को, खासतौर से सीनियर सिटीजन और युवाओं को लेते हुए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही संदेश देना चाहते हैं कि जब तक जीवित हैं, जब तक आप मस्त रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, समाज के बीच में जाइए, बैठिए, आपको लोग पहचाने। घर के बैठ के आपको अगर समाज नहीं पहचान रहा है तो ये आपकी गलती है। आप अपने समय का सदुपयोग करें। जैसे भारत माता मंदिर है मेरे पड़ोस में, वहाँ की प्रबंध कमेटी में मैं पदाधिकारी हूँ, उपाध्यक्ष का दायित्व है। तो ऐसे कहीं ना कहीं मंदिर में भी जाता हूँ तो अपने पोती को ले जाता हूँ, उसको दर्शन करा के घुमाता हूँ। तो ये सब करते रहते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी काम करते रहते हैं। मतलब सक्रिय बने रहना जरूरी है। जी जी। अब धार्मिक क्षेत्र में मैं बताऊं आपको, अभी ये राम मंदिर का अयोध्या में शिलान्यास हुआ था, तो पूरा वार्ड, मेरा वार्ड नंबर 35 है, घर घर जाके अक्षर वितरण का कार्यक्रम किया जी। और हर घर में जाके अक्षर बांटा और लोगों को प्रेरित किया कि अयोध्या जाएं और दर्शन करें भगवान श्री राम के। चूँकि 500 वर्षों की तपस्या के बाद हमें भगवान श्री राम जो टेंट में विराजमान थे, उनको भव्य मंदिर में विराजमान किया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए उनका विशेष सहयोग रहा, हमारे योगी जी मुख्यमंत्री जी का विशेष सहयोग रहा। तो सभी के सहयोग से, हिंदू समाज के सहयोग से एक भव्य कार्यक्रम हुआ। चूँकि ये वहाँ के जो महंत जी हैं नृत्य गोपाल दास जी, वो मेरे गुरु हैं। तो चूँकि मैंने उनसे गुरु दक्षिणा दी है तो मैं उनसे भी प्रेरित रहा हूँ। और मैंने राम मंदिर के लिए शुरू से रामशिला पूजन से लेके, जब मैं भोपाल में था वहाँ से रामशिला पूजन का कार्यक्रम किया। जो भी राम मंदिर के लिए कार्यक्रम हुए सब में शामिल रहा। साध्वी ऋतंबरा जी के भाषण मैं बहुत सुनता था और उनसे बहुत प्रेरित हूँ। और ऐसे लोग, मुझे अच्छे लोग मिलते हैं। ऋतंबरा जी जैसी महान व्यक्तित्व आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो बच्चों के लिए काम कर रही हैं जी। रावत जी, अभी एक और महत्वपूर्ण सवाल, आप बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारा, अभी आपने बातचीत में बताया कि आपको घर पे रुकना, घर में बैठना अच्छा नहीं लगता। तो ये जज्बा आपकी जीवन संगिनी को ठीक लगता है? क्योंकि आमतौर पर पत्नी चाहती है कि पति ज़्यादा ना घूमे, उन्हें समय दे, तो दे पाती नहीं। मेरी जीवन संगिनी भी जो है धार्मिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रुचि लेती है। सुबह शाम मंदिर जाना, आप उनको भी नौकरी करते हैं। नवदुर्गा में वो 9 दिन सुबह माता का श्रृंगार करने सुबह 4 बजे उठ के मंदिर जाती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं। उनके साथ में 2-3 महिलाएं और रहती हैं। तो वो भी धार्मिक क्षेत्र में बढ़ चढ़ के रहती हैं और राजनीतिक, इसलिए वो आपको डिस्टर्ब नहीं करती। अभी मैं बताऊँ आपको, अभी भी वो वृंदावन नहीं हुई है। मैं अभी घर में वो वृंदावन अपने 5-6 अपनी संगनियों के साथ में वृंदावन में है आज की तारीख में। मतलब आपके आज़ादी के क्षण चल रहे हैं। चलिए, ये थे रविंद्र रावत जी, जो अपने जीवन संगिनी के बारे में, अपने राजनीतिक हलचल के बारे में, अपने
मजदूरों से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में बंजारा बीट के साथ खुल के बात कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए रावत जी बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।